गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। आइए आज आप लोग को देखते हैं कैरेट का वीडियो। 2 दिन से आपका कल नहीं गया था वीडियो क्योंकि फुर्सत नहीं मिला था, इसी लेकर के। आइए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपके लिए बनाएंगे, समझ गए? आइए और अच्छी तरह से आप अध्ययन कीजिए और मेहनत कीजिए और सब ठीक है। अच्छा से पढ़ाई कीजिए। आप लोग ज़्यादा क्या कुछ कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, बस जब है तब पढ़ लीजिए। आइए थोड़ा सा इंक डाल रहे हैं, उसके बाद अपना सब शुरू करेंगे क्योंकि इंक भी तो डालना पड़ेगा ना। अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए, मन से कीजिए, टेंशन फ्री होकर के रहिए और आराम से जो है ना, जो भी चीज़ मिल रहा है आराम से अपना पढ़ते चलिए, नोट बनाते चलिए, रिवाइज करते चलिए। अगली क्लास जब भी मेरी होगी हम सभी आपको कॉपी चेक कर लेंगे। जिस किसी का भी कॉपी तैयार नहीं रहेगा तो सोचिएगा उसके साथ बड़ा परेशानी करेंगे। इसी देखिए सब अपना अपना अच्छा से नोट बना लीजिएगा। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स की क्लास है। आप लोग को क्या है? करंट की क्लास है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब ये सबसे पहले देखते हैं, एक सूचकांक अभी जारी हुआ है, फरवरी में जारी हुआ है। तो वो सूचकांक जो जारी हुआ है भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक, हेडिंग होगा भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक, भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक। अभी ये जारी हुआ है, ये रिपोर्ट जो है ना, अभी ये मतलब अभी ये रिपोर्ट जारी हुआ है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है आपका। तो भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट जो है अभी भी 1 मिनट इंतजार कीजिए। भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक अभी ये जारी हुआ है। सबसे पहले जारी करता देखेंगे। कौन देखेंगे? जारी करता मतलब जारी करता मतलब ये रिपोर्ट किसने तैयार किया, और जो तैयार किया वही प्रकाशन भी करता है। तो ये रिपोर्ट जारी किया जर्मनी के एक संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो जर्मनी की एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसी संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। आइए जर्मनी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये आपको जो है ना, ये मतलब संस्था है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये संस्था है, कहाँ की? जर्मनी का है। यही जो है आपको भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। और ये रिपोर्ट जो है ना 14 विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। कितने मानकों के आधार पर? 14 मानकों के आधार पर ये तैयार किया जाता है। 13 विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेंगे भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक कितने मतलब कितने आधार पर तैयार किया जाता है? 13 विभिन्न मानों के आधार पर 13 विभिन्न मानकों होगा,
मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है। और इसमें देखिएगा इस सूचकांक का मान देखिए, सूचकांक का मान, तो सूचकांक का मान है 0 से 100। सूचकांक का मान है 0 से 100 के बीच रहता है, 0 से 100 के बीच रहता है, 0 से 100 के बीच रहता है, 0 से 100 के बीच रहता है। क्या? तो ये आपको भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक का जो है ना, ये रहता है 0 से 100 के बीच में, मतलब इसके लिए जो है ना सूचकांक जारी किया जाता है। इसका मान मतलब कोई भी देश 0 और 100 के बीच में ही रहेंगे। अब ये देखते हैं कि अब सबसे बड़ी बात देखेंगे कि अभी जो रिपोर्ट जारी, बस सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? डेनमार्क है। लिखिएगा अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार देखिएगा कि सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश, तो पहला हो गया आपको डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है ये सबसे कम भ्रष्ट है। डेनमार्क का स्थान केमा हुआ? पहला स्थान हुआ। और इसको देखिएगा स्कोर जो है ना, स्कोर मिला है कितना? इसको स्कोर मिला है 90 स्कोर के साथ जो है, मतलब ये 0 और 100 है ना, इस बीच में इसका स्कोर कितना है? 90 इसका स्कोर है। किसना? डेनमार्क का। लेकिन स्थान के अनुसार प्रथम स्थान। तो अब देखिएगा, तो ये स्थान जितना ये वाला पोजीशन कम रहेगा वो उतना कम भ्रष्ट होगा। तो सबसे कम भ्रष्ट होता है अभी पूरा विश्व में कहाँ? वो होता है आपको डेनमार्क में। सबसे कम भ्रष्ट डेनमार्क में। और दूसरा हो गया सबसे कम भ्रष्ट वाला देश हो गया आपको फिनलैंड हो गया। फिनलैंड हो गया। तो फिनलैंड जो हो गया ये दूसरा हो गया सबसे कम भ्रष्ट। और इसका स्कोर है 87। कितना है? 87 है। अगर आप लोग इतना कम से कम, तो आप लोग इसका राजधानी देख लीजिएगा। आप लोग इसका जो है ना दोनों देश का राजधानी लिख भी लीजिएगा और हमें भी दे दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। तो समझ गए ना, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद आइए आप देखते हैं सबसे अधिक भ्रष्ट, मतलब सबसे ज़्यादा भ्रष्ट एक देश है सोमालिया। वहाँ सबसे भ्रष्ट है, क्योंकि इस बार जो है कि सबसे अधिक भ्रष्ट देश, सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश तो हो गया आपको सोमालिया देश जो है ये सबसे अधिक भ्रष्ट देश है। कौन है सबसे अधिक भ्रष्ट देश? कौन है? सोमालिया है। अब देखता है अपना भारत का स्थान, हम कितने स्थान पे हैं? तो भारत का स्थान है इसमें 93वां स्थान है। कितना स्थान है? 93। देखिए भारत का स्थान 93वां है। क्या है? 93वां है। लेकिन भारत का स्कोर, ये तो पोजीशन हो गया। अब ये स्कोर तो चलिए आती है, कोई बात नहीं। अब इसको देखना है, देख लीजिएगा। मैं देख लेता हूँ 1 मिनट, तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। भारत का स्कोर है 39। भारत का स्कोर हो गया 39 स्कोर के साथ 13वां स्थान पे है, 93वें स्थान पर है। लेकिन इस बार जो है 180 देश का रिपोर्ट शामिल किया गया। कितना देश का? 180 देश का जो है ना इस बार रिपोर्ट में जो है ना टोटल 180 देशों को जो है ना
शामिल किया गया। तो अब आइए एक बार रिफ्रेश देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए तब अपना सब आगे चलते हैं कि भ्रष्टाचार बौद्ध सूचकांक, ये रिपोर्ट है 2023 का, लेकिन ये रिपोर्ट जारी हुआ 2024 में है। रिपोर्ट कब का है? ये 23 का है, लेकिन जारी कब हुआ? 2024 में। और 2024 के फरवरी में हुआ। किस माह में हुआ जारी? फरवरी माह में जारी हुआ। तो जारी करता कौन है? जर्मनी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये आपको जारी करता है। और 13 विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है ये रिपोर्ट। और सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच रहता है, समझ गए ना। इस बात इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश हो गया डेनमार्क, दूसरा हो गया कौन? फिनलैंड। इसका स्कोर 90, इसका स्कोर कितना हो गया? इसका स्कोर 87 हो गया। और सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाला देश कौन हो गया? सोमालिया हो गया। कौन हो गया? सोमालिया हो गया। और सोमालिया हो गया तो सोमालिया का स्थान जो है, इसका स्थान देखिएगा 180वां, मतलब 180वां स्थान है किसका? सोमालिया। टोटल देश कितना शामिल किया गया था? 180। तो अंतिम पोजीशन पे किसका है? सोमालिया का है। और अपना भारत का स्थान कैमा है? 13वां, लेकिन स्कोर कितना है? 39 के साथ जो है ना, 39 स्कोर के साथ 93 स्थान पर है। लेकिन एक सोचिएगा, या 9-3 ऐसी को उल्टा कर दे 39 हो गया। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो स्कोर और पोजीशन भारत का दोनों पता चल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर अपना सब आगे चलते हैं। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, तो आइए चलिए आइए फिर अपना सब आगे देखते हैं। आइए, एक रिपोर्ट हो गया। अब देखते हैं जो अपना सब 2024 में भारत के 5 स्थान को, या भारत के जो है देखिए भारत के 5 क्षेत्र को जो है ना आर्द्र भूमि में शामिल किया 2024 ईस्वी में। अब आ जाइए, सबसे पहले आइए ध्यान देते हैं। अपना सब जो है ना, ये ऐलान बज गया था, ऐलान लगा हुआ है। तो आइए अपना सब देखते हैं क्या हुआ, क्या कि आर्द्र भूमि। अब सबसे पहले एक, इसको पढ़ने से पहले अपना सब एक देखेंगे, एक समझौता हुआ अंतरराष्ट्रीय। देखिए, एक आर्द्र भूमि जो है ना, आर्द्र भूमि के महत्व को लेकर के जो है ना रामसर जो है ना सम्मेलन हुआ। रामसर सम्मेलन, रामसर, एक मिनट, रामसर सम्मेलन के बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं अपना सब। रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये सम्मेलन हुआ 2 फरवरी 1971 ईस्वी में। ये सम्मेलन 2 फरवरी 1971 ईस्वी में हुआ। अब ये सब, रामसर एक शहर है जो ईरान के अंतर्गत है। ये रामसर जो है ना, यह एक ईरान की शहर है।
ईरान का एक शहर है, कौन? रामसर जो है, रामसर, यह ईरान का एक शहर है। और इसी शहर में जो है ना एक रामसर एक सम्मेलन हुआ 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर में हुआ। तो इसीलिए कि उसका नाम भी उसी पे रख दिया, रामसर सम्मेलन। बहुत वेरी महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन आपके एग्जाम के लिए। तो रामसर सम्मेलन हुआ 2 फरवरी 1971 ईस्वी को। और यह रामसर ये ईरान का एक शहर है, इसी के नाम पर रहा गया रामसर। इस सम्मेलन का एक ही उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के तो अंतरराष्ट्रीय महत्व के ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र की पहचान करना जिसके हित का खतरा हो, जो विनाश के कारगर पे हो, उन शहर को चिन्हित करके और रामसर जो है ना रामसर सम्मेलन में शामिल कर देना। मतलब जो है ना अब हो गया, अब इसी के नाम पे, इस सम्मेलन के नाम पे एक साइट खुल गया, रामसर साइट, रामसर साइट। तो ये रामसर साइट जो है, अब देखिएगा इस रामसर साइट के तहत जो है ना अंतरराष्ट्रीय महत्व के वैसे क्षेत्र, वैसे आर्द्रभूमि जिसके हित का खतरा हो, जो विनाश के कारगर पे हो, उनको चिन्हित करके और रामसर साइट में शामिल कर देना। जो इस क्षेत्र में शामिल हो गया तो वैसे आर्द्रभूमि को इसके तहत उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, उनको सहायता प्रदान किया जाता है, उनकी देख रेख किया जाता है ताकि उसकी अस्तित्व खत्म न हो। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, उनकी अस्तित्व खत्म न हो, ऐसे उद्देश्य के लिए जो है ना। तो आइए रामसर साइट के तहत जो है ना उसको शामिल कर दिया जाता है। तो अब आइए सबसे बड़ी बात देखते हैं, अभी भारत का जो है ना 2024 ईस्वी में, लेकिन 24 तब देखेंगे, भारत जो है ना इस सम्मेलन में या रामसर साइट पे इस पर हस्ताक्षर किया आपको 1982 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1982 ईस्वी में। लिखिए भारत जो है 1982 ईस्वी में रामसर संधि में शामिल हुआ। भारत का प्रश्न पूछेंगे, भारत जो है रामसर संधि पे कब हस्ताक्षर किया या कब शामिल हुआ? 1982 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के राम शहर में सम्मेलन हुआ, जिसको रामसर जो है ना संधि भी कहा जाता है, इसी को रामसर संधि भी कहा जाता है, रामसर संधि भी कहा जाता है, और इसी या राम साइट सम्मेलन हुआ। तो भारत इस सम्मेलन में या इस साइट में या इस संधि पर हस्ताक्षर किया 1982 ईस्वी में। तो 82 ईस्वी में, लेकिन अभी देखिएगा तो 2000 ये हुआ तो 2 फरवरी को ना, इसी सम्मान में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। इसी सम्मान में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आर्द्रभूमि को इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं। आर्द्रभूमि को इंग्लिश में क्या बोलता है? वेटलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटलैंड कहते हैं किसको? अब आइए, ये तो हो गया। तो 2024 ईस्वी में 2024 ईस्वी में भारत के 5 आर्द्रभूमि को
रामसर साइट में शामिल किया गया। लेकिन एक बात और समझिए, शामिल तो किया गया, अब भारत में जो है ना आर्द्र भूमि की संख्या 80 हो गया। देखिए वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमि की संख्या 80 है। अब कितना है? 80 है। कितना है? 80 है। 80 है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आर्द्र भूमि, मैं पिछले वीडियो में आर्द्र भूमि के बारे में बता चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, फिर मैं आज बताता हूँ। आर्द्र भूमि दलदल भूमि जो पानी से ढका हुआ है, वैसे भूमि को आर्द्र भूमि कहा जाता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में परिभाषा लिख भी दिया हूँ, पर यहाँ लिखने जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना नहीं होता है। तो चलिए, तो आइए, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 ईस्वी को हुआ। इसे रामसर संधि भी कहा जाता है। यह रामसर या ईरान का एक शहर है और इसी में रामसर साइट का निर्माण भी किया गया। अब आइए, ये सम्मेलन के मतलब इसी के सम्मान में 2 फरवरी को जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, और आर्द्र भूमि को वेटलैंड कहते हैं। आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। उसके बाद आइए, भारत इसमें 1982 ईस्वी में शामिल हुआ या इस पर हस्ताक्षर किया। 2024 ईस्वी में भारत के 5 आर्द्र भूमि को शामिल किया गया और वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमि की संख्या कितना हो गया? 80 हो गया। तो इसके शॉर्ट लीजिए, और 5 कौन कौन सा शामिल हुआ है वो 5 को नाम अभी लिखेंगे। चलिए, इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए, ले लिए होंगे। आइए अब वो 5 को देखेंगे। आइए, आइए देखते हैं अपना सब। देखिए 2024 ईस्वी में 2024 ईस्वी में भारत के 5 आर्द्र भूमि को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। आइए पहला देखते हैं कौन है। पहला आपको है क्राइवेटी। क्राइवेटी पक्षी अभयारण्य, यह आपको तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसके बाद आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। आइए तीसरा देखते हैं। कौन?
तीसरा देखते हैं, अंक समुद्र पक्षी, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये आपको कर्नाटक में, कहाँ ये कर्नाटक में, कहाँ ये कर्नाटक में है। उसके बाद आइए चौथा देखते हैं अपना सब, कौन देखते हैं, चौथा देखते हैं, अघनाशिनी, अघनाशिनी एस्चुरी, अघनाशिनी एस्चुरी, ये भी आपको कर्नाटक में है, कहाँ, ये भी आपको कर्नाटक में है। चौथा, आइए पांचवा देखते हैं, मगधी केरे संरक्षण, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये भी कर्नाटक में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2024 ईस्वी में भारत के 5 आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। पहला हो गया कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, जो तमिलनाडु में है, कहाँ है, तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। अघनाशिनी एस्चुरी कर्नाटक में है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये भी कर्नाटक में है। इस पांचों स्थल को जो है ना, इस पांचों स्थल को शामिल किया गया और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। किसी न किसी एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ 100% है कि रहेगा ही रहेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना लोग आगे चलते हैं। अब ले लिए होंगे आप लोग, तो आइए अब आगे चलते हैं अपना सब। आइए अब आप लोग से 2-3-4 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। 2-4-5 क्वेश्चन का आप लोग जवाब नहीं देते हैं, लेकिन अब जो है ना क्लास में पूछना शुरू करेंगे आ रहे हैं उसके बाद। अब आप लोग बताइएगा, ऑपरेशन चक्र, प्रश्न आप लोग के लिए है, प्रश्न ऑपरेशन चक्र 2 किसने चलाया था, किसने चलाया था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आप लोग के लिए, एशियाई बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ, एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 में कहाँ पर हुआ था। तीसरा प्रश्न आप लोग से है, आइए, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। पांचवा प्रश्न कि देश में जो है ना कुल तेंदुआ की संख्या कितना है, देश में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है। पांचवा प्रश्न लीजिए,
5वां प्रश्न लीजिए। पांचवा प्रश्न। हाँ, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आइए, आप लोग के लिए ये HW है, होमवर्क है, और सब आदमी कमेंट में आंसर दीजिएगा, नहीं तो गर्दा उड़ा देंगे। जिस दिन क्लास होगा ना उस दिन गर्दा झाड़ के धोएंगे। तो इस पर ध्यान से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्राय उनकी जवाब दीजिए, नहीं तो सोच लीजिए अगला क्लास में क्या होगा। ऑपरेशन चक्र 2 किसने चलाया? बताया हुआ है, क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ? ये भी आपको बताया हुआ, दीजिएगा। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ये भी आपको बताए हुए, ये भी दीजिएगा। देश में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है? ये भी आपको बताए हुए दीजिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपका बताया हुआ है। तो इसलिए कि सब आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, नहीं तो अगली क्लास जब हमारी लगेगी तो उस दिन पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन आपका टेस्ट ले लेंगे। इसलिए कि आप जो पढ़ा दिया उनकी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट, तब फिर आगे चलते हैं अपना सब। आइए, आराम आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर के पढ़िए, टेंशन मुक्त होकर के पढ़िए। थोड़ा सा काला काला बोल हो गया, थोड़ा सा पानी से फ्रेश कर देते हैं। पढ़िए आप लोग, मजा से पढ़िए, टेंशन मुक्त होकर के पढ़िए। समझ गए ना आप लोग? पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आएंगे फिर काला काला नहीं दिखाएगा, इसलिए कि बोर्ड को इतना फ्रेश कर दिया। आइए आइए, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं मौसम अवलोकन उपग्रह इनसेट 3DS का जो है ना सफल परीक्षण किया गया है। आइए, मौसम अवलोकन उपग्रह इनसेट 3DS का सफल परीक्षण किया गया। आइए, मौसम अवलोकन उपग्रह इनसेट 3DS का सफल परीक्षण किया गया। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, और जो है ना ये इसरो का उपग्रह है। ये किसका उपग्रह है? ये इसरो का है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष केंद्र का नाम है। यह जो है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र है। कौन? इसरो। तो भारतीय अंतरिक्ष केंद्र है कौन? इसरो। इसी का ये उपग्रह है। इसको मेरे प्यारे बच्चों, इसको परीक्षण किया गया 17 फरवरी 2024 ईस्वी को। इसे परीक्षण किया गया 17 फरवरी 2024 ईस्वी को।
17 फरवरी 2024 ईस्वी को इसको परीक्षण किया गया। अब देखते हैं परीक्षण केंद्र। परीक्षण केंद्र मतलब कहाँ से इसको परीक्षण किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो आप लोग बताइएगा ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। लगातार अभी चर्चा में है, रोज एक दिन छोड़ एक दिन ये चर्चा में आ ही जाते हैं, तो समझ गए ना। अब देखते परीक्षण यान, मतलब कहाँ किस यान के द्वारा इसको परीक्षण किया गया। परीक्षण यान मतलब किसके द्वारा इसको परीक्षण किया गया। तो परीक्षण यान देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको परीक्षण किया गया GSLV F14 के द्वारा। GSLV F14 के द्वारा जो है ना कहता है 3DS का जो है ना परीक्षण किया गया। तो 3 का मतलब यहाँ समझते हैं तीसरी जनरेशन, तीसरी पीढ़ी का। अच्छा मतलब आगे समझाऊंगा अभी। यहाँ 3 का मतलब हुआ कि क्या कहता मोशन ऑफ अवलोकन उपग्रह इनसेट 3DS। तो मतलब हुआ तीसरी पीढ़ी। इसका मतलब कौन हो गया, तीसरी पीढ़ी के। ये जो है ये मोशन अवलोकन ग्रह जो है DS3 ये तीसरी पीढ़ी का है। मतलब इससे पहले 2 बार परीक्षण हो गया, ये तीसरा परीक्षण इसका है। समझ गए ना। अब आइए GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। तो GSL क्या था, जियो सिंक्रोनस। आइए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मतलब GSLV का हो गया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मतलब इसका हो गया जियो सिंक्रोनस, S मतलब सैटेलाइट, L मतलब लॉन्च, V मतलब व्हीकल। तो अगर कोई पूछे GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे ये जो परीक्षण यान है, हल्का उपग्रह को परीक्षण किया जाता है, जो कम भारी का है, जो कम वजन का है, तो उनके परीक्षण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं इसका वजन। ये जो है इस उपग्रह जो परीक्षण किया गया इसका वजन ध्यान से दीजिए। इसका वजन है आपको मेरे प्यारे बच्चों 2274 kg है, 2274 kg है वजन किसका, इस उपग्रह का 3DS का जन। और उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं। उसके बाद देखते हैं अब ये जो है ना, ये पृथ्वी की सतह से, जैसे ये पृथ्वी है ना, इसके सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित करेगा। कितना, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई। कितने ऊंचाई पर इसको स्थापित करेगा, तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में जो है ना 36,000 वायुमंडल, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया। अब आइए
और ये इसको किया गया। और इसका कार्य क्या है? सागर, समुद्र, इसका जो कार्य है मेरे प्यारे बच्चों जो है, इसका एक ही कार्य है कि पृथ्वी एवं महासागर में सतह एवं मौसम संबंधित, मतलब मौसम के सब का बिगड़ेगा, क्या हाल होगा, सागर की क्या रहस्य है, पृथ्वी क्या होने वाला है, इन सब के लिए जो है ना, इनको जो है ना अब किया गया है। तो आइए, मौसम अवलोकन उपग्रह इनसेट 3DS का सफल परीक्षण, और ये तीसरे पीढ़ी का है। इसरो, ये किसका उपग्रह है? इसरो का है। यह भारत का अंतरिक्ष केंद्र है। कौन? इसरो। अगर कोई इसरो का फुल फॉर्म बता सकते हैं? ISRO, ये होता है इसरो। अगर कोई फुल फॉर्म बताना चाहते तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। परीक्षण किया गया 17 फरवरी 2024 ईस्वी को इसको परीक्षण किया गया। परीक्षण केंद्र कहाँ से परीक्षण किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से परीक्षण किया गया। अब परीक्षण यानी किस यान के द्वारा परीक्षण किया गया? GSLV F14 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म बता दिए। इसका वजन कितना है? 2200 मतलब 2274 की जो है, और पृथ्वी की सतह से कितना ऊंचाई पर करेगा? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित करेगा। और इसका कार्य पहले लिखिए, इसका कार्य तब लिखेंगे नीचा में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद आइए समझते हैं अपना सब। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना, तो आइए अब इसका कार्य लिख लीजिएगा। कार्य क्या है? कार्य एक लाइन लिख लीजिएगा। आइए, तो इसका कार्य है पृथ्वी एवं महासागर। कार्य लिख लीजिएगा, पृथ्वी एवं महासागर। पृथ्वी एवं महासागर की सतह एवं मौसम संबंधी सटीक जानकारियों के लिए परीक्षण किया गया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इस उपग्रह ये काम क्या करेगा? पृथ्वी एवं महासागर की सतह और मौसम के संबंधित सटीक जानकारी, अभी मौसम में क्या होने वाला है, पृथ्वी की क्या रहस्य है, समुद्र के अंदर का क्या रहस्य है, कब तूफान क्या आएंगे, इन सब इनकी कार्य है। किसका? इस उपग्रह का। चलिए आप लोग इसके भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे चलता हूँ। आप लोग ले लिए होंगे। आइए आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर के पढ़िए, और किसी भी चीज़ को खूब डिटेल से पढ़िए। अब आइए, मेन बात अभी सिलेक्शन भी लेना बहुत जरूरी है, नहीं समझे? अरे अभी हमको अपने पास में इतना बुक पढ़ने के लिए बाकी है, पर फिलहाल सब आदमी सिलेक्शन ले लीजिए ना। पढ़ना तो है ही है पूरा, सिलेक्शन भी तो जरूरी है। जीके का कोई अंत है, अथाह है। तो जीके को पढ़ने लगेगा तो पता चलेगा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं। हाँ, ऐसा भी होता है। तो उनके लिए भी कुछ काट छाट करके ही पढ़ना पड़ता है। आइए अपना आगे देखते हैं अपना सब। यहाँ अभी समुद्र पछना नहीं है, यहाँ अभी सिलेक्शन के लिए तैयारी होना है। आइए समान नागरिक संहिता देखते हैं। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता विधेयक, समान नागरिक संहिता विधेयक
2024 जो है ना उत्तराखंड में जो है ना उत्तराखंड में पारित और सबके लिए किसके सबके लिए समान कानून की दिशा में पहल है। मतलब स्त्री पुरुष को सभी को एक समान कानूनी सहायता, सबको एक समान जो है ना मतलब इसके तहत क्या है कि मतलब देखिए पहले कुछ इसकी बात समझ लीजिए। समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 में उत्तराखंड में जो है पारित के लिए जो है ना सबके लिए समान पारित किया गया। मतलब सबके लिए समान कानून कहेगा 2024 में कौन सा राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया, मतलब पारित कराने के लिए जो है ना उत्सुक है, तो कौन है? उत्तराखंड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस पे मोहर लग जाता है तो इस कानून को लागू करने वाला भारत का यह पहला राज्य होगा। हालांकि अभी गोवा में है लागू, पर वो आज़ादी से पहले का ही लागू है, वो पुर्तगाल के ही लागू किया हुआ है। लेकिन आज़ाद भारत में लागू होने वाला पहला देश बन जाएगा कौन? इसके तहत क्या होगा? समाज में भेदभाव कुरीतियां समाप्त करना। इसका मतलब समाज में जो ऊंच नीच भेदभाव है उनको समाप्त करना। और इस विधेयक के जो है ना अधिनियम होने से सभी धर्म के समुदाय को एक समान अवसर मिलेगा, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा। समझ गए? लेकिन इस विधेयक से आपको अनुसूचित जातियों को जो है ना दूर रखा गया। इस विधेयक से जो है ना अनुसूचित जातियों को जो है ना दूर रखा गया। देखिए इस विधेयक से जो है ना अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक से अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है। मतलब इस विधेयक के तहत जो है ना अनुसूचित जनजातियों के ऊपर लागू नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये लाइन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों लाइन कहेगा समान नागरिक संहिता लागू, मतलब हाल ही में किस राज्य ने लागू करने के लिए तैयार है? उत्तराखंड। और इस विधेयक से किसको दूर रखा गया? अनुसूचित जनजातियों को दूर रखा गया। हाँ, आजाद भारत में इस प्रकार के अगर इस पे मोहर लग जाता है तो लागू करने वाला ये प्रथम राज्य होगा। देखिए अगर इस विधेयक पर मोहर लग जाते हैं तो अगर इस विधेयक पर मोहर लग जाते हैं तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला
प्रथम राज्य बन जाएगा। देखिए वर्तमान में आजादी से पहले गोवा में पुर्तगाली ने समान नागरिक संहिता लागू किया था, जो अभी भी बना हुआ है। तो ये आज़ादी से पहले है, जिसे पुर्तगालियों ने गोवा में लागू किया था आज़ादी से पहले, इसीलिए वर्तमान में अभी किस में है लागू है? गोवा में लागू है। गोवा लिखेंगे, गोवा में है। और गोवा जानते हैं भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है। कौन? गोवा है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर अपना सब आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अच्छी तरह से लिखिएगा। चलिए फिर अपना सब आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं अपना सब। आइए अब आगे चलते हैं अपना सब। कहते झारखंड के नए सीएम बने हैं। कहाँ का? झारखंड का। झारखंड, सॉरी गलती, झारखंड का नए सीएम बने हैं। आइए झारखंड का जो है ना, झारखंड का नए मुख्यमंत्री, झारखंड का नए मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री मतलब सीएम। नए मुख्यमंत्री बने हैं। अब कौन बने हैं वो ध्यान दीजिए। तो गोवा के नए मुख्यमंत्री या नए सीएम बने हैं, आपको बने हैं चंपाई सोरेनसन। चंपाई सोरेन ने ये इससे पहले जो था ना, इससे पहले था आपको जो है ना हेमंत सोरेन ने था। मतलब अब नया सीएम कौन बन गए हैं? चंपाई सोरेन ने। और इससे पहले कौन था? हेमंत सोरेन ने। और झारखंड बिहार से अलग हुए 15 नवंबर। झारखंड बिहार से अलग हुए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और ये भारत का 28वां राज्य बना था। ये भारत का 28वां राज्य बना था। कौन? झारखंड। और इसकी राजधानी कहाँ है? रांची है। कहाँ है? रांची। रांची मात्र एक ऐसा शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है। यह एक मात्र ऐसा शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है। कौन? रांची। कहाँ स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड का नया सीएम या मुख्यमंत्री कौन बने? चंपाई सोरेन ने। इससे पहले कौन था? हेमंत सोरेन ने था। अच्छा, झारखंड बिहार से कब अलग हुए? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को।
ये कौन सा राज्य बना था? 28वां राज्य बना था। राजधानी रांची। और झारखंड के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार स्थित है। कहाँ? झारखंड में। जो खनिज का भंडार है। छोटा नागपुर पठार को रूर कहा जाता है। रूर, इसको क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। और रूर का मतलब होता है खनिज भंडार। खनिज भंडार। रूर का मतलब क्या होता है? खनिज भंडार। तो किस पठार को रूर कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार। कहाँ पे है? झारखंड में है। झारखंड में है। और झारखंड से बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं। बिहार के 8 जिले, बिहार के 8 जिले, बिहार के 8 जिले सीमा बनाती हैं। सीमा, बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ। झारखंड, झारखंड के साथ सीमा बनाती है। कितना? 8 जिले सीमा बनाती है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। अपना सब स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। और बताइएगा कैसा ही आपका सेशन रहा और कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब आज आपने लोग किए हैं। ये सब डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इसलिए कि आप लोग अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। समझ गए ना? और अच्छे से नोट बनाइए। नोट चेक होगा और नहीं बनने पर बहुत कड़ी से कड़ी दंड दिया जाएगा, इसलिए करके आप अपना फिनिश रहिए। समझ गए ना? आइए अब आगे देखते हैं अपना सब। अब देखते हैं अपना सब। सॉरी, एक मिनट। दो 2023 का जन ज्ञानपीठ पुरस्कार देखते हैं। ज्ञान कहते हैं ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का 2024 में दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का, इसका वितरण कब हुआ? 2024 में। अब ये एक साथ 2 व्यक्ति को दिया गया। एक साथ 2 व्यक्ति को दिया गया। कितने व्यक्ति को दिया गया? 2 व्यक्ति को। अब आइए, एक है आपको जगत गुरु, जगत गुरु स्वामी, जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य, इसको दिया गया। और दूसरा हो गया गीतकार गीतकार गुलजार को। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का वितरण 2024 में हुआ। 2023 का वितरण 2024 में हुआ। और एक साथ कितने को दिया गया? 2 व्यक्ति को दिया गया। कौन? जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। और उसके बाद जो है ना, गीतकार गुलजार हुसैन को दिया गया। और ये जाता है, ये पुरस्कार जो दिया जाता है, इस पुरस्कार के तहत 11 लाख राशि प्रदान किया जाता है। देखिए, 11 लाख राशि प्रदान किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा में जो है ना, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। देखिए,
किसी भी भाषा के किसी भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जैसे जगत गुरु, ये संस्कृत भाषा का वेद पुराण इन सब का इसके ये ज्ञाता है। संस्कृत भाषा में जो वेद लिखा हुआ है, पुराण रखा हुआ है, इन सब का ये ज्ञाता है और ये जानते हैं। तो और ये जो गीतकार जो है, ये उर्दू भाषा में काफ़ी बढ़ावा दिया था। किस भाषा में? ये उर्दू भाषा में, उर्दू भाषा के लिए इनको दिया गया और इसको वेद पुराण या संस्कृत भाषा के लिए इसको दिया गया। समझिए ना, संस्कृत भाषा के लिए इसको उर्दू भाषा में, इसको उर्दू भाषा में महत्वपूर्ण कार्य के लिए दिया गया गीत के क्षेत्र में, इसको दिया गया वेद पुराण के क्षेत्र में। किसको? इसको। तो इस प्रकार से आप लोग ये एक क्वेश्चन और लिखिए। सबसे पहले सर्वप्रथम मतलब सर्वप्रथम ये पुरस्कार आपको, सर्वप्रथम ये पुरस्कार जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। जी शंकर ग्रुप को इसको दिया गया था 1965 ईस्वी में। मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? जी शंकर ग्रुप। 1965 ईस्वी में इसको दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न पूछे प्रथम, ये भी पूछे जाते हैं, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? जी शंकर ग्रुप। तो सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर ग्रुप को। कितना ईस्वी में? 1965 ईस्वी में दिया गया था। 2023 का 24 में कितने को? 2 व्यक्ति को दिया गया, संयुक्त रूप से दिया गया। किसको दिया गया? जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को, और उसके बाद गीतकार गुलजार को, दोनों को एक साथ संयुक्त रूप से दिया गया। इसके तहत कितना राशि प्रदान किया जाता है? 11 लाख राशि प्रदान किया जाता है और ये किसी भी भाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। चलिए अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए अब आइए वर्ष 2024 जो है ना, भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना नागरिकों का जो है ना वर्ष घोषित किया गया है। ये आपका मेल है, ये है आपका मेल लाइन। कहेगा वर्ष 2024 को भारतीय सेना द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा है? किस रूप में घोषित किया? नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये इसका जो है ना घोषित किया गया, इसका मतलब एक ही है कि नागरिकों के जो है ना प्रशासन, दक्षता व कल्याण में सुधार के लिए इसका उद्देश्य हो गया। अब आइए देखते हैं 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, मनाया जाता है। आइए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है कब?
मनाया जाता है 4 फरवरी को। अब आइए कैंसर के उपचार के लिए, इसके उपचार के लिए कोवाल्ट-60 का उपचार के लिए कोवाल्ट-60 का प्रयोग किया जाता है। और कोवाल्ट-60 विटामिन B12 में पाया जाता है। ये देखिए, ये जो है ना, ये विटामिन B12 में पाया जाता है। कौन? कोवाल्ट-60। तो विश्व के देखिए, नौसेना जो है 2024 को किस रूप में नौसेना नागरिकों के का वर्ष के रूप में घोषित क्या मना रहा है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि, खूब बताए आर्द्रभूमि के बारे में, इसीलिए कि यहाँ नहीं बना। हाँ, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। इसी कैंसर से हमारी माँ की 2023 ईस्वी में 27 मई को निधन हो गए, इसी कैंसर के वजह से। इसीलिए कि जो है ना, ये कैंसर बहुत भयावह बीमारी बन चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके उपचार के लिए कोवाल्ट-60 का प्रयोग होता है। और कोवाल्ट-60 विटामिन B12 में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, आइए। और आप लोग से एक ही निवेदन है, अगली जब भी मेरी क्लास होगी, हम आपका एक एक कॉपी चेक करेंगे और कॉपी ले करके आइएगा। और उसके बाद गर्दा झाड़ पूछेंगे, समझ गए? अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे लड़का हो लड़की हो, अंधाधुंध डंडा चलेगा जवाब नहीं मिलने पर। समझ गए? चलिए, इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत। पढ़िए, मुस्कुराइए।